अच्छा, कल हमने 24 तक की थी। आज न्यूरो से स्टार्ट कर रहे हैं। 24 के लास्ट में child took hyoscine butyl bromide and metoclopramide for gastroenteritis, and for he developed jerky movement. Not sure about the presentation. It was weird to me. What to give? देखिए, ये जो मेडिसिन इन्होंने दी है ना, मेटोक्लोप्रोमाइड, और ये एंटी इमेटिक की इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि ये क्या करती है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है। जब वोमिटिंग होती है तो वो फिर नहीं होती, क्योंकि जब स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो वो वोमिट नहीं होगा। ठीक है। किधर देखिए। अच्छा, तो क्या करेगा, ये वोमिट नहीं होगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। एक्स्ट्रा पैरामेडल साइन सिम्टम्स में इसमें आते हैं। तो शायद इन्होंने यही लिखा हो कि इसने जो लिखा है कि वो मुझे समझ नहीं आ रही थी उन प्रेजेंटेशन के। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हम फिर डी टू रिसेप्टर देते हैं। डी टू रिसेप्टर को इनहिबिट करने वाले ड्रग देते हैं, जैसा कि डोमपेरिडोन। ठीक है। डोमपेरिडोन क्या करता है, डी टू रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये जो मेट्रोक्लोमाइड की जो साइड इफेक्ट होती है उसको रिवर्स कर देती है। देखिए, नीचे इन्होंने लिखा है दिस ड्रग इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ नोजी, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है। चाइल्ड स्टार्टिंग ब्रीफ सीजर लेस देन 30 सेकंड, ईईजी जनरलाइज 3 इयर्स पे ट्रीटमेंट एथोसिस्माइड। देखिए, ये एब्सेंट सीजर है। हमारे साथ तीन टाइप्स की सीजर है ना। ठीक है। थ्री टाइप्स की सीजर हैं। और एक है एब्सेंट सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर, माइक्लोनिक और जनरलाइज सीजर। ठीक है। एब्सेंट सीजर में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि इसको सीजर हुई है। इट्स लाइक फॉर जस्ट 30 सेकेंड या 30 सेकेंड से भी कम होता है। बाज़ औक़ात ना इंसान की सोच कहीं और चला जाता है। वो आपके सामने बैठा होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। वो कहीं और सोच में गुम हो जाता है। तो आप जब ना उसे हिलाते हो और एक मैसेज देते हो, एक स्टिमुलस देते हो, तो वो फिर वापस अपने कॉन्शियस कॉन्शियस लेवल में आ जाते हैं। तो बच्चों में सेम इसी तरह होता है कि बच्चों में बाद औक़ात एब्सेंट सीजर होते हैं क्लास में। उनकी जो फोकस है वो फॉर फ्यू सेकेंड्स खत्म हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस होती है, उनको पता ही नहीं चलता। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक मिनट, हम उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें फिर हम सिक्समाइड ड्रग देते हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे क्वेश्चन है, चाइल्ड फ्रॉम हिज बेड कंप्लेन ऑफ हेडेक एंड टू टाइम मोमेंट, एवरीथिंग नॉर्मल लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन न्यूरोलॉजिकल एंड ही इज कॉन्शियस। देखिए, जब भी बच्चा गिरता है ना, उसके लिए एक स्कोर है। स्कोर में ये हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हाइट से गिरा है। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक हम तो ये देखते हैं कि गिरने के बाद बच्चे ने कितनी बार वोमिटिंग की। अगर वोमिटिंग मोर देन 3 टाइम हो तो फिर हम क्या करेंगे, सीटी करेंगे, सीटी ऑफ द हेड करेंगे। या हाइट मोर देन 2 फीट हो तो फिर उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे, सीटी करेंगे। या और कोई न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स हो, न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट हो, तो उस कंडीशन में भी फिर हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। जब प्रोमिनेंट ब्लीडिंग हो रही हो, हेमाटोमा बन रही हो और एक्सपेंडिंग हेमाटोमा हो, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, सीटी करेंगे। अगर बच्चा गिरा और कोई साइन सिम्टम नहीं है और वोमिट लेस देन 3 टाइम किए,
तो जस्ट हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। Next question, an 8-year-old boy parents complain that he is episode where he blinks multiple times and becomes okay after that. He is conscious and responsive during those episodes. ठीक है। द मोस्ट लाइक नॉइज क्या है? टेक्स। देखिए, एक हमारे साथ टेक है, एक टोरेट है, एक ब्लैंकिंग डिसऑर्डर है। तीनों में फर्क क्या है? टेक में क्या होता है? टेक में भी उसी तरह ब्लैंकिंग करते हैं, ब्लैंकिंग होती है आईज की, और साथ एक मसल इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट भी होती है। ठीक है, टेक में। और ये जो टेक होता है ना, ये कंटिन्यूअसली होती है ड्यूरिंग एक्टिविटी, ड्यूरिंग रेस्ट, मतलब कंटिन्यूअसली होती है। और ब्लैंकिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? ब्लैंकिंग डिसऑर्डर में जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स या फ्यू टाइम के लिए जस्ट ब्लैंकिंग ऑफ द आईज होती है। ठीक है। और टोरेट में क्या होता है? टोरेट में सॉरी, टिक्स में कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस होती है। और टोरेट में मसल इन्वॉल्वमेंट, दूसरी मसल की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द हैंड, और साथ उसको ब्लैंकिंग भी हो रही है, तो हमारे साथ वो क्या है? टोरेट सिंड्रोम है। ठीक है। और अच्छा, नीचे ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग में किया था? ब्लैंकिंग में पर फ्यू मिनट्स या फ्यू पीसेज ऑफ टाइम वो फिर ठीक होता है। तीनों में ये फर्क है। टेक में कंटिन्यूअसली होती है, ब्लैंकिंग में कुछ वक्त के लिए होता है, और टोरेट में एक दूसरी मसल यानी हैंड की या कोई भी मसल साथ इन्वॉल्व होती है। एडेक्टिव फाउंड इन डीप कोमा एंड साइनोज, व्हाट टू डू? मैकेनिकल वेंटिलेशन। देखिए, जहां भी कोमा आ जाए ना, कोमा, तो इसका मतलब क्या है कि रिस्पायरेटरी सेंटर भी आपका डिप्रेस हो सकता है, तो एज रिजल्ट आपको रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे? उसको मैकेनिकल मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालेंगे। सबसे पहले एबीसी यानी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, वो करेंगे, फिर उसके बाद और चीजें करेंगे। 3-year-old boy fall down from his bed, no loss of conscious but vomiting 3 times plus headache, neurological examination normal, what's next? देखिए, मैंने बताया ना, अगर 3 दफा से ज्यादा, 3 दफा से ज्यादा अगर वोमिटिंग कर ले तो फिर क्या करेंगे? सीटी करेंगे। ऊपर क्वेश्चन में 2 टाइम था, यहाँ पे 3 टाइम है। फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट स्टाइलोमास्टोइड फोराmen ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, तो क्या होता है? लॉस ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ सेंसेशन ऑफ टंग। देखिए, ये जो फोरामेन है ना, डिफरेंट फोरामेन है, हर फोरामेन में डिफरेंट आर्टरी, वेन्स और नर्व्स पास होती है। जो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन है, इसमें एक नर्व पास होती है, स्क्रीनियल नर्व 7। ठीक है, जिसको फेशियल नर्व बोलते हैं। और उसकी फंक्शन, जब हम क्रीनियल नर्व पढ़ेंगे वहां पे सब बाकी नर्व भी पढ़ेंगे, लेकिन उसकी फंक्शन ये भी है कि वो सप्लाई करती है इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को। अगर वहां पे फ्रैक्चर हो जाए तो वो नर्व कंप्रेस हो सकती है, एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ इंटीरियर 2/3 ऑफ सेंसेशन ऑफ टंग, वो भी लॉस हो सकती है हमारे साथ। ठीक है। और इसके साथ बाकी जो फेशियल नर्व की पॉलिसी होती है, सेरेब्रल पॉलिसी में भी हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड और लॉस ऑफ नीज़ोलेबियल फोल्ड वगैरह, वो सारी चीजें होती है। अच्छा, नेक्स्ट है चाइल्ड अनेबल टू फीड हरसेल्फ विद अ स्पून, हिस्ट्री ऑफ हेड ट्रॉमा 10 डेज अगो, वेयर इज द लेजन? देखिए, सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? सेरेबेलम का फंक्शन है बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस है। ठीक है। वो तो सॉरी, मैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की तरफ जा रहा था, उसकी फिर क्या है कि बैलेंस प्लस है। अच्छा, सिरिबिलम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, एक बंदा बैठता है या सीधा लेटता है या खड़ा होता है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो बैलेंस है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो सिरिबिलम की वजह से है। अगर एक बंदा वो इस तरह पोजीशन को नहीं बरकरार रख सकता, या वो खड़ा नहीं हो सकता, सीधा लेट नहीं सकता, तो ये सारी किस चीज की वजह से होगी? फिर प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? सेरेबेलम में होगी। पेशेंट BMI 18 बट थिंक ऑफ ऑन से इज ओबीस, दस डाइटिंग। देखिए, एक हमारे साथ इनोरेक्शिया नर्वोसा है, एक हमारे साथ इनोरेक्शिया बुलीविया नर्वोसा नर्वोसा है। ठीक है। बुलीविया में क्या होता है? बुलीविया में पेशेंट बार बार खाता है। ठीक है, बुलीविया में पेशेंट बार बार खाता है। ठीक है, बुलीविया में पेशेंट बार बार खाता है। ठीक है।
अच्छा, और मतलब ज्यादा खाता है, ठीक है। तो इट्स अ साइकेट्रिक डिजीज। उसमें उसको पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, वो ज्यादा खाता है और फिर खाने के बाद वो वोमिट करने की कोशिश करता है। वेगल स्टिमुलेशन कराता है, जिस तरह उंगली अंदर मुंह में डाल के वोमिट होती है ना, उसी तरह वेगल स्टिमुलेशन से वो दोबारा उसको वोमिट कर देता है। तो इज रिजल्ट इन इन पेशेंट्स की क्या होती है, ये ओबीस होते हैं, इनकी वजन ज्यादा होती है। नर्वोसम में क्या होता है, नर्वोसम ये होता है कि इनको लगता है कि मैं मोटा हूँ और मेरी वजन ज्यादा है, तो ये लोग बिल्कुल खाते नहीं है, बिल्कुल नहीं खाते। देखिए यहाँ पे क्या बताया, पेशेंट बीएमआई 18, 18 बीएमआई यानी 18 टू 25 इज नॉर्मल है ना। अगर ये इनकी बीएमआई 18 से नीचे होगी, 18 होगी, और बुलीमिया में की होगी, उसमें ज्यादा होगी। 2 month old full term diabetic mother, birth weight 4.8 kg and no other complication during delivery, absent motor reflex on right side. What is the cause? Erb's palsy. Erb's palsy की होती है, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी या किसी भी टाइम जब क्यूबाइटल फोसा की इंजरी होती है। क्यूबाइटल फोसा में हमारे साथ क्या होती है, क्यूबाइटल फोसा में हमारे साथ ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है, और ब्रेकियल प्लेक्सिस पे जो रूट सप्लाई होती है वो C5 से 6 करती है, ठीक है। और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस जब कंप्रेस हो जाए एयर पॉलिसी की वजह से, यानी कि वाइटल फोसा डैमेज हो जाए, वहां पे जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, वहां पे जो नर्व प्लेक्सिस है वो डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, एयर पॉलिसी। एयर पॉलिसी से क्या मुराद कि ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, इसमें जो नर्व सप्लाई है वो डेल्टोइड को भी करती है, इंफ्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस, ये जो मसल्स हैं ये यहाँ पे सप्लाई नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट ये जो आपकी आर्म होगी वो इबडक्ट नहीं होगा, एबडक्ट यानी एक्सटर्नल रोटेट नहीं होगा, क्या होगा, ए एडक्टेड होगा, एडक्टेड। आप एडक्टेड होगा, और ये जो हाथ है ये बिल्कुल पीछे की तरह चला जाएगा, ठीक है, एबडक्शन नहीं होगी। तो एज अ रिजल्ट, जिस तरह एक बंदा होता है ना, वो वेटर होता है, वेटर जब उसको कोई टिप देता है तो वो अपने हाथ को पीछे से मुड़ के और वो टिप वसूल करता है। सेम इसी तरह एयर पॉलिसी में बाज औकात आपको वेटर टिप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेटर टिप हैंड या C5 और C6 की नर्व रूट का बता सकते हैं कि वो डैमेज है तो क्या हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है एब्सेंट हैंड मोटर रिफ्लेक्स, वही है। एयर पॉलिसी हैपन टू मैक्रोसोमिया बेबी वेट मोर देन 4.5। वही क्वेश्चन है कि देखिए ये मैक्रोसोमिक बेबी की होती है जब बेबी की साइज बड़ा हो और थ्रू इजाइनल किनाल जो कम, उसकी साइज कम हो, और उसकी बच्चे की साइज ज्यादा हो, तो थ्रू स्मॉल इनलेट या स्मॉल पेल्विक उसको निकलना मुश्किल हो जाए। इन दैट कंडीशन फिर क्या करते हैं कि शोल्डर डिस्ट्रोक्शन हो जाती है या एयर पॉलिसी हो जाती है, क्यूबाइटल फोसा की इंजरी हो जाती है। तो एज रिजल्ट ये सारी चीजें आती हैं। चाइल्ड हैज निमोनिया प्लस फीवर देन डेवलप सीजर ट्रीटमेंट। देखिए एक तो आपको सीजर के बारे में पता होना चाहिए कि फिब्राइल सीजर कौन सी है, टोनिक क्लोनिक सीजर कौन सी है, और एब्सेंट सीजर कौन सी है। एब्सेंट सीजर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। फिब्राइल सीजर कौन सी होती है, जब एक पेशेंट है, अक्सर बच्चों में होता है कि उसको हाई ग्रेड फीवर होती है, हाई ग्रेड फीवर की वजह से उसको फीवर हो जाए, उसको सीजर हो जाए, उसको हम फिब्राइल सीजर बोलते हैं, ठीक है। तो फिब्राइल सीजर में हम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, बल्कि जितनी भी सीजर हैं अगर इमरजेंसी में लैंड कर जाए सीजर के साथ, सबसे पहले हम आईवी लोराजिपाम देंगे, सबसे पहले हम आईवी लोराजिपाम देंगे, 1 मिनट तक देखते हैं, अगर सीजर स्टॉप हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो आफ्टर 1 मिनट हम लोराजिपाम को रिपीट करेंगे। ये इधर लिखा है, 1 मिनट, ये देखिए इधर लिखा है, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, 1 मिनट के बाद दोबारा लोराजिपाम को रिपीट करेंगे, अगर फिर हम वेट करेंगे 10 से 20 मिनट, 10-20 मिनट के बाद भी सीजर स्टॉप नहीं हुई तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिनोबार्बिटोल या फिनोटोइन देंगे, ठीक है। अगर उसके साथ भी नहीं हुआ तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, एनेस्थीसिया, प्रोपोफोल वगैरह वो हम फिर दे सकते हैं, ठीक है। अगर एक एक बंदे को सीजर हो रही है, अनप्रोफेशनल बंदा है, वो आईवी नहीं लगा सकता,
तो फिर हम डाइजिपाम देंगे रेक्टिकली, मतलब थ्रू रेक्टम हम डाइजिपाम दे सकते हैं। या एक दूसरा ड्रग है मिडाजोलाम, उसको हम दे सकते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, लोराजिपाम आईवी देंगे, फर्स्ट लाइन देंगे। ठीक है, अगर आईवी पास नहीं कर सकते, बक्कल में हम मिडाजोलाम दे सकते हैं या रेक्टल में डाइजिपाम दे सकते हैं। और उसके बाद लोराजिपाम के बाद अगर सीजर स्टॉप नहीं हो रही तो फिर हम फिनेटोइन और फिर फिनोबार्बिटोल देंगे। फिनोबार्बिटोल के बाद फिर क्या होगा, अगर उसके बाद भी स्टॉप नहीं हुई तो फिर हम एनेस्थीसिया देंगे। चल नेक्स्ट है चाइल्ड विथ फिब्राइल इलनेस एंड सीजर। अच्छा, फिब्राइल इलनेस के साथ अगर पेशेंट आता है ना, फॉर एग्जांपल पेशेंट बच्चा है, उसको फीवर हुआ है, फीवर के साथ उसको सीजर हो रही है, अगर वो क्लिनिक पे आए, हॉस्पिटल पे आए और उसको सीजर्स हो रही है, तो उस कंडीशन में हम आईवी डाइजिपाम या लोराजिपाम या जो भी बेंजोडाइजिपिन आप लगा रहे हैं वो है तो वो सीजर हो रही है उसको हम देंगे। ठीक है, वो लगाएंगे। अगर उसको घर पे सीजर्स हुई थी लेकिन अभी हॉस्पिटल लेके आए और ये फिब्राइल सीजर्स थे, तो हम फिर कोई एंटी इपिलेप्टिक ड्रग नहीं लगाएंगे। ठीक है, या इवन सीजर के साथ ले आए, फिब्राइल सीजर के साथ, और लेस देन 5 मिनट वो सीज कर रहे हैं, तो फिर भी हम नहीं लगाएंगे। उस कंडीशन में जस्ट हम पैरासीटामोल लगाएंगे, क्योंकि फिब्राइल सीजर फीवर की वजह से होते हैं। जब हम फीवर को कम करेंगे तो सीजर खुद ब खुद ठीक होगी। ये नीचे वही इन्होंने लेके आए, here is no evidence that antipyretic। अच्छा, ये दूसरी चीज है, ये एक चीज लिखी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कब डाइजिपाम या एंटीपिलेप्टिक लगाना है, कब नहीं लगाना। अगर एक पेशेंट है, उसको सीजर हो रही है मोर देन 5 मिनट्स, उसकी 5 मिनट से ज्यादा हो गई, फिब्राइल सीजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम एंटीपिलेप्टिक लगाएंगे। अगर लेस देन 5 मिनट हो तो फिर हम नहीं लगाएंगे। या अगर घर पे सीजर हुई हो और इमरजेंसी में लेके आए तो फिर उस कंडीशन में भी हम नहीं लगाएंगे, जस्ट पैरासीटामोल देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग मोर देन 35 सीजर मिनट 35 मिनट सीजर्स एपिलेप्टिकस गिवन लोराजिपाम आईवी, व्हाट्स नेक्स्ट। लोराजिपाम दे चुके हैं लेकिन उससे स्टॉप नहीं हो रहे, नेक्स्ट क्या करेंगे, आईवी फिनेटोइन, फिर क्या है, फिनोबार्बिटोल। चाइल्ड विथ फीवर एंड एक्टिव सीजर। नाउ फीवर के साथ और एक्टिव सीजर, फीवर में अगर एक्टिव सीजर है तो हम डाइजिपाम लगाएंगे। Child known case of grand mal seizure and Depkin comes with breakthrough seizure. What to give initially after intubation and ER presentation? सबसे पहले हम डायरिपाम, वही है ऊपर जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले क्या, आईवी डोराजिपाम। अगर रेक्टली आप देना चाहते हैं तो डायरिपाम, अगर बकल में यानी सबलिंगुअल देना चाहते हैं तो मेटाजोलाम देंगे। अगर लोराजिपाम से कंट्रोल नहीं हुआ फिर फिनो फिनोटोइन देंगे। अगर फिनोटोइन से नहीं हुआ फिनोबार्बिटोल देंगे। फिनोबार्बिटोल से नहीं हुआ फिर एनेस्थीसिया देंगे। पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस फॉर 5 मिनट्स विद आईवी एक्सिस, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, लोराजिपाम। किड विद सीजर फॉर मोर देन 5 मिनट्स, आईवी लाइन कीवर्ड किया देंगे, लोराजिपाम देंगे। Pediatric patient with tonic clonic seizure before 5 minutes resolve, what treatment to give, availability of IV axis, all options was anti-epileptic। अगर IV एक्सिस अवेलेबिलिटी है तो क्या देंगे, लोराजिपाम देंगे। अगर नहीं है तो फिर डाइजिपाम या मेडोजिपाम की तरफ जा सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या देंगे, लोराजिपाम। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में कार्बामेज़ेपिन। अच्छा, ये जो कार्बामेज़ेपिन है ना, ये भी वही लोराजिपाम की बात कर रहे हैं। सॉरी, लोराजिपाम इज बेंजोडाइजिपीन, कार्बामेज़ेपिन में फिनेटोइन वल्प्रोइक एसिड ये आते हैं। पार्शियल टोनिक क्लोनिक सीजर या जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में हम कार्बामेज़ेपिन देंगे, यानी फिनेटोइन वल्प्रोइक एसिड वगैरह। और स्टेटस एपिलेप्टिक्स में बेंजोडाइजिपीन देंगे। और एब्सेंट सीजर का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इटोसेक्सामाइड। सेरेब्रल पाल्सी एंड कर्निकटेरस। कर्निकटेरस क्या है, जब बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा होती है बॉडी में, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल जब ज्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, वो ऊपर जाके ब्रेन में बेसल गेंगलिया पे डिपॉजिट होगा। जब बेसल गेंगलिया पे डिपॉजिट होगा, एज ए रिजल्ट आपके साथ डिफरेंट एब्नॉर्मल मूवमेंट आ सकते हैं।
जिसको हम इथ्योटोसिस बोलते हैं, कोरिया, डिस्टोनिया, ये सब क्या है, एबनॉर्मल डिस्काइनेटेड टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। ठीक है। कर्निकेरियस क्या है, जब हमारे साथ जॉन्डिस हो, यानी बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा हो और बिलिरुबिन जाके ऊपर ब्रेन में बेसल गैंग्लिया पे डिपॉजिट कर ले। एज अ रिजल्ट बेसल गैंग्लिया की जो फंक्शन होती है उसको इब्रप्ट करें और एबनॉर्मल मूवमेंट आ जाए, तो ये हमारे साथ कर्निकेरियस है। A case of icterus RH incompatibility। देखिए, icterus क्या है, icterus is actually a jaundice। ठीक है। RH incompatibility में क्या होता है, RH incompatibility में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मदर पॉजिटिव है और उसकी उसने प्रेगनेंसी कंसीव हुई, उसकी पेट में जो बच्चा आए वो RH नेगेटिव हो। ठीक है, वो RH नेगेटिव हो। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता। जब वो बच्चा बच्चा पैदा होगा तो बच्ची की पैदाइश के बाद उसकी जो RH नेगेटिव ब्लड है वो मदर की ब्लड में जाएगा और मदर की जो RH पॉजिटिव है उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, बच्चे की ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट टाइम फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर वो दोबारा कंसीव करती हैं, दोबारा RH पॉजिटिव मदर हो और RH नेगेटिव बच्चा हो, तो अगर हमने कोई पहले से प्रोफाइलेक्टिकली इंजेक्शन नहीं लगाई, क्योंकि ऑलरेडी हमने गाइन में पढ़ा है कौन सा इंजेक्शन, वोगाम एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो लगाएंगे। कब लगाएंगे, 28 वीक एंड आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, वो लगाएंगे। अगर वो इंजेक्शन हमने नहीं लगाए तो फिर क्या होगा, दोबारा उसकी ब्लड जब मिक्सअप होगा, जब वो बच्चा माँ के पेट में आएगा और माँ की पेट में, माँ की बॉडी में ऑलरेडी इसके खिलाफ RH नेगेटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है, तो एज ए रिजल्ट वो क्या करेगा, बच्चे की RBC पे अटैक करेगा, वो एंटीबॉडी बच्चे की RBC पे अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगी, हिमोलाइसिस होगी। हिमोलाइसिस का नतीजा फिर क्या निकलेगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। ठीक है, समझ आ गई ना RH इनकम्पेटिबिलिटी की। और बिलिरुबिन कहाँ से आता है, बिलिरुबिन आता है RBC की ब्रेकडाउन से। RBC की जब ब्रेकडाउन होती है तो वहां बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म होती है और वहां से फिर जाके लीवर में कंजुगेशन होती है, फिर वो GIT के थ्रू कुछ निकल जाती है और कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अगर RBC की ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, RBC की ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि बिलिरुबिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। जब बिलिरुबिन ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा आपके साथ, जॉन्डिस आएगा, एक्टेरिस होगा, कर्निकटेरिस होगा। ठीक है, समझ आ गई ना। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट फिस्ट हैंड प्लस फीट क्रॉस्ड सीन इन सेरेब्रल पाल्सी। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी क्या है, सेरेब्रल पाल्सी में ये होता है कि एक्चुअली ड्यूरिंग डिलीवरी ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती। एज अ रिजल्ट वो जो ब्रेन की कुछ हिस्से होते हैं वहां पे इस्कीमिया हो जाती है, निक्रोसिस हो जाती है। जब एक जगह निक्रोस हो जाए तो वो नॉर्मल फंक्शन फिर कैसे करेगा, एज अ रिजल्ट एबनॉर्मल मूवमेंट या जो भी एरिया इन्वॉल्व हो जाए, जो भी एरिया इफेक्ट हो जाए, तो उसी एरिया की साइन सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट होते हैं उनकी वो एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं करते हैं उनकी, और दूसरी है कि उनकी जो CNS डेवलपमेंट होती है वो लेट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि फेस्ट हैंड किस तरह वो होते हैं, मुठ बांध करना, वो इस तरह जो आप पिक्चर देख सकते हैं। एक उसमें होता है, एक नर्व पे पता नहीं कौन सा है, उसमें भी आपको फेस्ट हैंड मिलती है। ठीक है, फीट क्रॉस्ड सी मतलब एक पाँव दूसरी पाँव के ऊपर होते हैं इन बच्चों की। ठीक है, तो ये किस चीज में होती है, सेरेब्रल पाल्सी में। नेक्स्ट क्या है, 6 वीक और मंथ ओल्ड विद यूनिलेटरल एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स, व्हाट टू डू। रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट का मतलब क्या है कि हमारे साथ क्या हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकती है, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकती है। रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट का मतलब है कि जब आप लाइट लगाओगे आंखों में वो आपको रेड नजर आएगी। अगर आपने बच्चे की आंखों में लाइट लगाई और आपको रेड नजर नहीं आई तो इसको बोलते हैं एब्सेंट रेड रिफ्लेक्स।
फिर हम क्या करेंगे, फोंडोस्कोपी। बेस्ट टाइम टू डू रीड रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन एट बर्थ। तब करेंगे बर्थ पे और 6 वीक्स पे। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों में हम सबसे इम्पोर्टेंट और अहम या पहला कौन सा टेस्ट करते हैं, वो करते हैं हेयरिंग लॉस की, हेयरिंग टेस्ट करते हैं। 15-month-old baby presented to the clinic with developmental delay. On examination, patient was having spasticity, crossed leg, lower limb were involved more than the upper limb, but both were affected. What's the type of cerebral palsy here? देखिए, cerebral palsy में भी डिफरेंट टाइप cerebral palsy होती है। कुछ बच्चों में वो completely अनअवेयर होते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, इवन अपने वालिदैन को भी नहीं जानते, और एक नॉर्मल मूवमेंट भी करते हैं, और पैराप्लेजिया भी होती है उनमें। और कुछ बच्चों में इस तरह होते हैं कि मामूली सा एरिया इफेक्ट होती है ब्रेन में, वो अपने पेरेंट्स को जानते हैं, वो इवन बातें भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर उनका मसला क्या होता है कि उनमें जो लिम्स होते हैं, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, उनमें वीकनेस होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अपर लिम्ब इन्वॉल्व मोर, लेकिन सॉरी, लोअर लिम्ब इन्वॉल्व मोर देन अपर लिम्ब, यानी फर्क क्या है यहाँ पे। ठीक है। अपर लिम्ब मोर इन्वॉल्व, लोअर लिम्ब मोर इन्वॉल्व इन अपर लिम्ब, ये हमारे साथ फिर क्या है, डायप्लेजिया है। ये इन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पे, डायप्लेजिया इन्वॉल्व अपर एंड लोअर, बट लोअर लिम्ब इन्वॉल्व मोर देन द अपर लिम्ब। ठीक है। गर्ल with bruises and fecal incontinence after being fully toilet trained। अच्छा, अगर एक बच्ची आपके साथ प्रेजेंट होती है क्लिनिक हॉस्पिटल में, ठीक है, उसके ऊपर ब्रूजेज हैं या फीकल इनकॉन्टिनेंस, उसको उससे फीकल इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, और एग्जामिनेशन में हम हाइमेन को देखेंगे। हाइमेन को एट द सेक्स क्लॉक पोजिशन। सिक्स मतलब अगर क्लॉक अगर देख लेना, सिक्स जो आता है वो पोस्टीरियर आता है, नीचे आता है। एट दैट पोजीशन वी विल सी एट द हाइमेन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सेक्सुअल एब्यूज की हो तो हम फिर क्या करेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन को कॉल करेंगे। Parent came with their child complaining of that their child always blinking on rest and activity. On examination, there is no pain in tearing. What is the most likely diagnosis of tick disease? मैंने बताया ना कि टिक और ब्लिंकिंग डिसऑर्डर में फर्क ये था कि टिक में आपको रेस्ट पे भी और एक्टिविटी के दौरान भी वो इनवॉलंटरी मूवमेंट आपको नजर आएगी। ठीक है। और ब्लैंकिंग डिसऑर्डर में जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स आपको वो ब्लैंकिंग करते नजर आएंगे, और टेक में कंटिन्यूअसली होती है, और टोरेट में देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर मसल। Child came with continued seizure for 5 minutes. Intravenous line is secured. First line management, IV lorazepam. Child with rapid eye, he is active with parents during the attack, tic disorder. Child with repetitive eye movement, otherwise normal, no pain, nothing on examination, no redness or tenderness, फिर वो ये टिक syndrome है। 5-7-year-old parents presents with inability to stand or sit, unsupported in clumsy gait, and resistant to neck flexion after chicken pox infection weeks ago. Acute cerebellar ataxia। देखिए, cerebellum का हमने पढ़ा कि cerebellum का काम क्या होता है, cerebellum का फंक्शन क्या है, स्टेबिलिटी या बैलेंस। ठीक है। अक्सर औकात क्या होता है, आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन के बाद जब सेरेबेलम को इफेक्ट करे, सेरेबेलम इन्वॉल्व हो जाए, तो एज रिजल्ट आपको एक नॉर्मल गेट या क्लमसी गेट आपको मिल सकती है। तो ये क्या है, एक्यूट सेरेबुलर एटेक्सिया। एटेक्सिया नॉर्मल मूवमेंट को बोलते हैं। ठीक है। नीचे लिखा है एक्यूट सेरेब्रल एटेक्सिया ऑफ चाइल्डहुड इज चाइल्डहुड कंडीशन characterized by an unsteady gait most likely secondary to an immune host infectious cause drug। देखिए, मल्टीपल काज हो सकती है, मैंने सिर्फ आपको वायरल इन्फेक्शन का बोला, लेकिन वायरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन। बाकी आपको ट्रॉमा की वजह से भी सेरेब्रल एटेक्सिया मिल सकती है। इसके अलावा
ट्यूमर की वजह से भी आपको मिल सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज जो सेरेबेलम को इन्वॉल्व करे, उनमें भी आपको एक्यूट सेरेब्रल एटेक्सिया मिल सकती है। Case of abuse, subdural hematoma and retinal hemorrhage, the child's mother is mentally retarded but father is normal. Shaken baby syndrome. अच्छा, मदर इज मेंटली रिटार्डेड, मदर मेंटली रिटार्डेड। अब बाद का क्वेश्चन ये भी देंगे कि मदर ये सोच रही है कि बच्चे के पेट में कुछ है, वो उसको, या बच्चे के पेट में सांप है या कीड़े मकोड़े हैं, तो बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को तेजी से हिलाते हैं, जोर से हिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको बच्चे की पेट से जो सांप है, जो भी उसकी जहन में आ रहा है, उसको निकाल सके। तो इसको क्या बोलते हैं, शेकन बेबी सिंड्रोम। fetus delivered by vacuum instrument his swelling that does not cross the suture। देखिए, जब स्कल में आपके साथ हेमाटोमा आती है, ब्लीडिंग होती है, तो दो टाइप की होती है। कुछ हेमाटोमा सूचर लाइन को क्रॉस करती है, उसको हम बोलते हैं केपेट सक्सिडेनम। क्रॉस केपेट, के पुट, किस तरह याद रखना है, के पुट यानी अंदर गया, ब्लीडिंग अंदर गई, क्रॉस कर गया सूचर लाइन को, के पुट सक्सिडेनम। अगर क्रॉस नहीं करता सूचर लाइन को, उसको हम क्या बोलते हैं, सिपल हेमाटोमा। ये देखिए, सिपल हेमाटोमा। Child head trauma, subarachnoid hemorrhage, periorbital edema, bruises and loss of consciousness. Father said he found her like this. What to do? देखिए, अगर आपको पेरेंट्स एक सा बच्चे लेके आए जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बच्चे को एग्जामिन करना है, उससे हिस्ट्री लेनी है और डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद कॉल करना है चाइल्ड प्रोटेक्शन को या पुलिस वालों को। A fetus delivered by vacuum instrument, his swelling that does not cross the suture line, क्रॉस नहीं कर रहा, क्या है, सेबल हेमाटोमा है। Can't close his eye in one side, what nerve affected। ऊपर हमने पढ़ा ना क्रीनियल नर्व 7 के बारे में, फेशियल नर्व को, ठीक है। एक वो क्या करता था, इंटीरियर टू थर्ड सेंसेशन सप्लाई करती थी टंग को, और दूसरी क्या है कि फेस को भी ये सप्लाई करती है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि एक आर्म को वो क्लोज नहीं कर पा रहा, तो फेशियल नर्व डैमेज है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी साइन, ग्रोवर ग्रोवर साइन। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, ये बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस तरह उठने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले पिक्चर देखिए, ये देखिए, पहले जोर लगाता है हाथों पे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये थाई पे जोर लगाने की कोशिश करेगा, इसी तरह हाथों की थ्रू ही ये उठने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं ग्रोवर साइन। ये डीएमएस में, डीएमडी में मिलता है। डीएमडी मतलब डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इट्स जेनेटिकल डिजीज। हमारे साथ एक जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, उसमें म्यूटेशन होती है, तो इस रिजल्ट क्या होता है, प्रोक्सिमल मसल एट्रोफी होती है। स्पेशली ये कहाँ से स्टार्ट होती है, लोअर लिम्ब में, पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल प्रोक्सिमल मसल में ये वीकनेस स्टार्ट होती है, इस तरह ऊपर भी जाती हैं और नीचे लेग्स की तरफ भी जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट, जब बच्चे की मसल ही इट्रोफीड हो, कमजोर हो, तो वो मसल यूज नहीं कर पाएगा इजीली, तो उसको इसी तरह मुश्किल के साथ उठना होगा। और इसके अलावा अगर ऊपर जाके रिस्पायरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट हम किया, डायग्नोसिस हम किस तरह डायग्नोसिस, हम जेनेटिक एनालिसिस करेंगे, कौन सी जीन मालूम करेंगे, डिस्ट्रोफिन जीन डिटेक्ट, देखिए इन्होंने लिखा है डिटेक्ट डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन, ठीक है। इसके अलावा मसल बायोप्सी हम करते हैं, अगर जेनेटिक एनालिसिस इनकंक्लूसिव है या वहां से अगर कोई नतीजे ना निकले, तो हम उस कंडीशन में मसल बायोप्सी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड देंगे, प्रेडनिसोलोन वगैरह, और इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी इज द मेन ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी वगैरह, या जो व्हील चेयर वगैरह होती हैं, या जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बनी हुई होती हैं ऐसे बच्चों के लिए, जिसके थ्रू ये लोग चलते फिरते हैं। और सीबीडी करेंगे, काउंसलिंग करेंगे ऐसे बच्चों के, और साथ वेंटिलेशन सपोर्ट अगर रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व करें। Child with febrile seizure since 3 days,
tonic clonic lasting in hour, he still have fever, what to do? फेब्राइल सीजन है और साथ फीवर भी है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया कि अगर फीवर के साथ आता है और साथ सीजर्स हो रही हो और मोर देन 5 मिनट्स तो हम एंटीपिलेप्टिक्स लगाएंगे। अगर फीवर के साथ सीजर्स के साथ आया लेस देन 5 मिनट्स हम नहीं लगाएंगे। या अगर घर पे इवन मोर देन 5 मिनट्स उसको सीजर्स हुई हो, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट सीजर्स हुई हो, फिब्राइल सीजर्स हुई हो, लेकिन जब इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके आए तो हम क्या करेंगे, जस्ट पैरासीटामोल लगाएंगे, न कि हम एंटी एपिलेप्टिक लगाएं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये नीचे मेरे ख्याल से वही चीजें इन्होंने लिखी हैं। इफ 5 मिनट और मोर डायजेपाम, इफ लेस देन 5 मिनट्स पैरासीटामोल। देखिए ये वही चीजें इन्होंने लिखी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है चाइल्ड अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, हाउ कैन द मदर डील विद द केस। बच्चे स्कूल नहीं जा रहा, मदर को क्या करना चाहिए? मदर को ऐसी ऐसी काउंसलिंग करनी चाहिए बच्ची को ये बताना चाहिए। बच्चों की कुछ हीरोज पसंद होते हैं उनको, किसी को फुटबॉलर, किसी को एक्टर वगैरह, तो उनके बारे में फिर बताएंगे कि अगर आप स्कूल जाओगे तो आपसे वो बन सकता है, तो इसी तरह डील करेंगे। 1-2 सेंटीमीटर फोर आर्म सिंस बर्थ, नो। 1-2 सेंटीमीटर एक माँ से या एक नॉर्मल टिश्यू है या स्किन पे कोई स्कार है, आला स्पेशल फाइल में स्कार स्कार दिया हुआ है। ठीक है। 1-2 सेंटीमीटर है और बर्थ से है, नहीं पैदाइश से है, कोई साइन सिम्टम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट फॉलो अप करेंगे। व्हाट इम्प्रूव टू डिक्रीज द प्रीमेच्योर बेबी मोर्टेलिटी रेट। हाइपोथर्मिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं में कि किस तरह हाइपोथर्मिया प्रीमेच्योर बेबी मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज कर देती है। इसको ब्रेन कूलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रोंकोलाइटिस में। ब्रोंकोलाइटिस का ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि ब्रोंकोलाइटिस इज काज्ड बाय आरएसवी, रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद नीचे जाके लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर देती है। सबसे पहले रनिंग नोज वगैरह स्टार्ट होती है उससे, और फिर क्या होते हैं, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलेगी आपको, विजिज मिलेगी, और कफ फीवर वगैरह सारी वही चीजें आपको मिलेगी। लेकिन ब्रोंकोलाइटिस के केस में आपको इस तरह दे सकते हैं कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद कफ वगैरह स्टार्ट हो गई है। अच्छा, केस ऑफ ब्रोंकोलाइटिस सिवियर विद चेस्ट रिसेशन, व्हाट इज द मैनेजमेंट। अब ये जो चेस्ट रिसेशन है ना, ये आरडीएस की तरफ जा रहा है। ठीक है। ब्रोंकोलाइटिस और ब्रोंकाइटिस में मेन ये फर्क है कि ब्रोंकोलाइटिस मोर सीवियर फॉर्म होता है और स्मॉल एयरवेज को इन्वॉल्व करते हैं, और ब्रोंकाइटिस में लार्ज एयरवे इन्वॉल्व होती है, यानी ब्रोंकाई इन्वॉल्व होती है, एक ब्रोंकाई एक ब्रोंक्यूल है। ठीक है। तो ब्रोंकोलाइटिस में सीवियरिटी ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, फ्लूइड हाइड्रेशन ऑक्सीजन वगैरह देंगे, क्योंकि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, हम जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। ये इन्होंने क्या लिखा है, अकर्स मेनली इन लेस देन 2 years ऑफ एज। ऊपर ये जो पिंक लिखा है इसको देख लें। फर्स्ट फीवर, स्टफी नोज, देन कफ एंड रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। मेन ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव, वही बातें जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। क्रूप और एपिग्लोटाइटिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रूप की काज क्या है, फिर इन्फ्लुएंजा वायरस और एपिग्लोटाइटिस की हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है पोडिया। पेशेंट है टिकेपनिया, रनी नोज, कफ, स्लाइटली एलिवेटेड फीवर, ऑडिबल व्हीजिंग, एंड व्हाट्स द डेफिनेटिव डायग्नोसिस। मतलब डायग्नोसिस हम कहाँ से करेंगे, नेसोफेरिंजियल स्वेब लेंगे। ठीक है। ब्रोंकोलाइटिस का केस है, आरएसवी इज द काज। Next, 18 months with picture of bronchiolitis, developed several episode of apnea. What is the appropriate management? ठीक है। ब्रोंकोलाइटिस हुई है और सेवरल एपिसोड ऑफ एपनिया। एपनिया मीन सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को स्टॉप करने को एपनिया बोलते हैं। एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है, वेंटिलेटरी मैनेजमेंट, क्योंकि जब ब्रीथिंग स्टॉप होती है तो फॉर लॉन्ग टाइम ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए
तो डेथ हो सकती है। तो इसलिए हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालेंगे, क्योंकि एपनिया इस बात को शो हो रही है कि केस इज सो सीवियर। टू केसेस अबाउट ब्रोंकोलाइटिस cause in treatment cause are severe treatment supportive है। Patient have arthralgia after viral infection, watery diarrhea. What is the type of arthritis? कल भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस और रीटर सिंड्रोम एक ही चीज है। क्या होता है इसमें, एक ट्राइएड होता है। या ट्राइएड अगर याद नहीं कर सकते, इसको इस तरह याद रखिए, कांट पी सूर्य मशरूम कांट पी यानी यूरेथ्रल इन्वॉल्वमेंट, यूरेथ्राइटिस होती है। कांट सी कंजक्टिवाइटिस होती है। एंड कांट क्लेम द ट्री आर्थराइटिस होती है। इस ट्राइड ऑफ रिटर सिंड्रोम आर्थराइटिस हाँ अर्थम ऐसे यू बदल के रोजाना त्रिवेदी दिन सही ना यू बदल रोजाना की त्रिवेदी भाई की होता है मिक्स पॉल सिटेरी के आसपास सही ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है, case describe typical symptom of bronchitis, asking about the diagnosis, chronic productive cough, shortness of breath, bronchitis, फिर वही बातें, फिर वही है bronchitis, RSV, respiratory syncytial virus. Child with small VSD, asymptomatic management, observation and watchful. देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर VSD स्मॉल हो, एसिम्टोमेटिक हो, हम जस्ट ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर स्मॉल हो, सीवियर सिम्टम्स के साथ आता हो, फिर उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। या एसिम्टोमेटिक हो, लार्ज वीएसडी हो, इन दैट कंडीशन सर्जरी इज नीडेड। अगर स्मॉल हो, एसिम्टोमेटिक हो, जस्ट ऑब्जर्वेशन। पीडियाट्रिक विद इनटेक रेडियल एंड रेड्यूस फीमोरल विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, इसको रेडियो फीमोरल डिले बोलते हैं। कोक्टेशन ऑफ एओर्टा में होती है, ठीक है। रेडियल इंटेक है, ठीक है। और फिमोरल रिड्यूस है, इसको रेडियो फिमोरल पल्स या रेडियो फिमोरल डिले बोलते हैं, ठीक है। और कोक्टेशन ऑफ एओर्टा में होती है। और इसमें हम डायग्नोस्टिक चीज क्या करते हैं, ईको करते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट या तो सेल्फ लिमिटिंग होती है, या फिर इसमें हम सर्जरी वगैरह भी करते हैं, उसको पता नहीं कौन सी सर्जरी बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये आए बेस्ट डायग्नोस्टिक ऑपरेशन ऑफ एओर्टा, इको। Child need non-invasive mechanical ventilation where you will manage him. अच्छा कोई बता सकते हैं इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में फर्क क्या है? What is the difference between invasive and non-invasive mechanical ventilation? नॉन इन्वेजिव भाई मतलब क्या है, नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या है? नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव का देखें, नॉन इन्वेजिव उस वेंटिलेशन को हम बोलते हैं जस्ट हम इमरजेंसी में ऑक्सीजन की मास्क को अटैच कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके, ठीक है। इसको नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इन्वेजिव में क्या होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं यानी, या ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रीकिया को इन्वेट करके वहां पे हम ट्यूब लगाते हैं, उसको इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि चाइल्ड नीड, बच्चे को नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, जस्ट ऑक्सीजन की जरूरत है थ्रू नेजल मास्क या हेलमेट या जो भी नेजल प्रोंग मास्क, जो भी मास्क हो उसके थ्रू हम दे रहे हैं, तो उसको हम नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। तो आप इमरजेंसी रूम में दे सकते हैं। Child with mild fever and bilateral conjunctivitis and abdominal pain subsided 2 weeks ago. Now on X-ray follow-up we found bilateral lung infiltration. Most common pathogen. Most common pathogen क्या है? एडिनोवायरस। एडिनोवायरस देखिए कंजक्टिवाइटिस की मोस्ट कॉमन काज है हमारे साथ एडिनोवायरस, ठीक है। और एडिनोवायरस लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। और देखिए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये भी आप फर्क कर सकते हैं कि दोनों, फॉर एग्जांपल लंग इन्फेक्शन होती है, वहां पे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे।
जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ना, वो पूरी लोब को इन्वॉल्व करती है मोस्ट ऑफ टाइम। वो पूरी लोब को इन्वॉल्व करती है। और वायरल में पिच इन्फिल्ट्रेट आपको मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है, बैक्टीरियल में भी आपको मिल सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया एक लोब को इन्वॉल्व करती है। अ, आज के लिए ये काफ़ी है, और कल से हम ये शायद 3 बजे से स्टार्ट करेंगे क्लास, क्योंकि मेरी थोड़ी टाइमिंग चेंज हो गई है। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में जाने के लिए टाइम मेरा, तो इसलिए मैंने टाइम थोड़ा चेंज किया है। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह 3:15 पे या 3 बजे हम स्टार्ट करेंगे क्लास। और 14 के बाद उन्हें कल कल या परसों हम एक नाइट क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हम कवर कर सकें। चलो आज के लिए काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह पीडियाट्रिक्स से भी स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।